Hello students, I am Dr. Anju Kanwar, Associate Professor, Department of Physics, MSJ Government College, Bharatpur. So in Thermodynamics and Statistical Physics, this is our third lecture and today we are going to discuss heat engine. तो ये heat engine क्या है? It is a device which converts heat into mechanical work. तो ऐसी डिवाइस जो ऊष्मा को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, उस डिवाइस का नाम ही हीट इंजन है। तो ऐसी डिवाइस के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होगी? देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास कोई हीट सोर्स होना चाहिए जहाँ से ये डिवाइस हीट ले सके। फिर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होना चाहिए जो इस हीट से वर्क कर सके, मतलब इस हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। थर्ड, हमारे पास एक हीट सिंक होना चाहिए जिसमें हमारा हीट इंजन उस बची हुई ऊर्जा को दे सके जिसको कार्य में कन्वर्ट नहीं कर पाया है। तो इस तरह से किसी भी हीट इंजन की ये तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इस तरह से अगर हम किसी भी हीट इंजन को कंसिडर कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कोई हीट सोर्स होना चाहिए। और ये हीट सोर्स कैसा होना चाहिए? ये हीट सोर्स एक हीट रिजर्वायर होना चाहिए जिसका कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए ताकि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रह सके, चाहे आपका हीट इंजन कंटिन्यूअसली उसमें से हीट ले रहा है। तो ये आप समझ गए कि हीट रिजर्वायर क्या होता है। मान लीजिए हम अपनी आसपास के एटमॉस्फेयर में से कुछ हीट ले रहे हैं, तो क्या एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर चेंज होगा? अगर बाहर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें से अगर आप कुछ ऊर्जा ले लेंगे हीट की फॉर्म में, तो क्या वो टेम्परेचर फॉल करेगा? नहीं। सो हीट रिजर्वायर एक ऐसा हमारा सोर्स होता है, इसलिए ज़्यादातर हम सराउंडिंग्स को हीट रिजर्वायर रखते हैं जिनका कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए और उनकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। आप कितना भी हीट उसमें से ले लीजिए, उसका टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा। अब हमारा हीट इंजन इस हीट को लेकर के जो सोर्स से रिजर्वायर से वो ले रहा है, उसको क्या करना है? उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना है। तो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए आपके हीट इंजन के पास में एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? एक वर्किंग सब्सटेंस। तो कोई एक हॉलो सिलेंडर जिसमें कि एक पिस्टन लगी हुई हो, वो एक हमारा मैकेनिकल अरेंजमेंट हो सकता है हीट इंजन में। और इस हीट इंजन के अंदर हमारा वर्किंग सब्सटेंस होना चाहिए। ये वर्किंग सब्सटेंस इन प्रिंसिपल तो आइडियल गैस होनी चाहिए और नहीं तो इन प्रैक्टिस हम एयर या स्टीम भी यहाँ पर एज वर्किंग सब्सटेंस यूज कर सकते हैं। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये आपके सोर्स से हीट लेकर के ये इट प्रोवाइड्स मोशन टू द पिस्टन व्हेन इट टेक्स हीट फ्रॉम द हीट सोर्स। लेकिन इस सिलेंडर की जो वॉल्स हैं वो सराउंडिंग से इंसुलेटेड होनी चाहिए और इसका जो बॉटम है, नीचे वाला पोर्शन, वो कंडक्टिंग होना चाहिए। और वो कंडक्टिंग क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको बची हुई हीट को रिजेक्ट करना है। तो अगर वो कंडक्टिंग नहीं होगा तो इसमें से जो बची हुई हीट है वो बाहर नहीं जा सकेगी। तो जो सिलेंडर हम लेते हैं उसकी साइड वॉल्स इंसुलेटेड होती हैं और नीचे वाला सरफेस जो है उसका वो कंडक्टिंग होता है। तो फिर ये क्या करता है? थर्ड पॉइंट इज योर हीट सिंक। ये जो बची हुई हीट है उसको रिजेक्ट कर देता है, जिसको ये यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया है, और
जहां ये रिजेक्ट कर रहा है वो हमारा हीट सिंक कहलाता है, और हीट सिंक भी एक हीट रिजर्वॉयर ही होता है जिसका कि टेम्परेचर लो होता है देन द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स, लेकिन इसकी हीट कैपेसिटी भी इनफाइनाइट होती है, ताकि इसको जो हीट दी जा रही है उससे हीट सिंक का टेम्परेचर जो है वो चेंज ना हो। हीट सिंक का टेम्परेचर भी कांस्टेंट ही रहना चाहिए, चाहे इसमें हम कितनी भी हीट दे दें। सो वी हैव टू हीट रिजर्वायर्स, वन एक्ट्स एज सोर्स एंड द अनदर एक्ट्स एज सिंक। और हमेशा ये ध्यान रखें कि सिंक जो रिजर्वायर सिंक की तरह एक्ट कर रहा है उसका टेम्परेचर कम होगा इन कंपैरिजन टू द हीट रिजर्वायर जो सोर्स की तरह काम कर रहा है। अब देखिए, हम अपने हीट इंजन को इस डायग्राम से समझते हैं। ये अपर जो पोर्शन है वो मान लीजिए कि हमारा हीट सोर्स है। ये हीट इंजन का एक हमने डायग्राम बनाया है। तो ये जो हीट सोर्स है जो कि टेम्परेचर हीट रिजर्वायर एक होगा और टेम्परेचर T1 डिग्री केल्विन पर है। तो इस इंजन में हमारा जो वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट Q1 आपके हीट सोर्स से लेता है, हीट Q1, जिसको कि टेम्परेचर T1 डिग्री केल्विन पर रखा गया है। और ये हीट Q1 लेने के बाद में ये जो आपका मैकेनिकल अरेंजमेंट है, ये यहाँ पर हमने एक मैकेनिकल अरेंजमेंट जो दिखाया है, ये मैकेनिकल अरेंजमेंट आपकी इस हीट को वर्क W में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो बची हुई हीट है उसको ये रिजेक्ट कर देता है, और ये हमारा हीट सिंक है जो T2 डिग्री केल्विन पर है, और ये बची हुई हीट Q2 सिंक को दे देता है, और जो वर्किंग सब्सटेंस है आपका वो वापस अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। तो ये एक वन साइकिल होता है। इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं, एंड इट गोज ऑन। ये साइकिल रिपीट होते हैं। सो इन वन साइकिल your working substance takes heat Q1 from the heat source, converts part of Q1 into the work done W, and then rejects the remaining heat Q2 to the sink, which is maintained at temperature T2. अब हम देखते हैं कि ये जो हीट इंजन है, जो ये मैकेनिकल अरेंजमेंट हमने बनाया है, इसकी एफिशिएंसी क्या है इस हीट इंजन की। सो वी हैव टू डिफाइन द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। और एफिशिएंसी को आप डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ यूजफुल वर्क डिवाइडेड बाय हीट रिसीव्ड फ्रॉम सोर्स। सो यू कैन राइट इट एज एफिशिएंसी ईटा, दिस इज इक्वल टू द वर्क डन बाय इट W एंड द हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सोर्स Q1। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस है वो हीट Q1 उसने ले ली हीट सोर्स से जो कि टेम्परेचर T1 पे था, और फिर साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन W करने के बाद में रेस्ट हीट Q2 हीट सिंक को डिलीवर करके ये वापस से अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है। और हम ये भी मान रहे हैं कि इस प्रोसेस में कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है किसी दूसरे भी मेथड से। ओके, तो अगर कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी वर्किंग सब्सटेंस की चेंज नहीं हो रही है। मतलब देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करेंगे। सो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू हैव गॉट दिस इक्वेशन dq is equal to du plus dw. So this is the heat, and this is the change in internal energy, and this is the small amount of work done. So dq is your Q1 minus Q2. Q1 is the heat taken from the source minus Q2 is the heat given to the sink, and this is equal to, because हमने ये अज्यूम किया है कि हमारे सिस्टम में कोई भी लॉसेज नहीं है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है। So this is 0, and the work जो वर्क किया गया है that is equal to W. So from this equation you can say your work done W is equal to Q1 minus Q2.
So now you have to calculate its efficiency. So efficiency eta, which is the ratio of W over Q1, can be obtained as by substituting the value of W from this equation, Q1 minus Q2 over Q1. So this gives you the efficiency of a heat engine. And if you want to, अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं परसेंटेज में, तो आप कि ये एफिशिएंसी परसेंटेज में भी लिखी जा सकती है. It can be given as S1 minus Q2 over Q1 into 100, and this expression will give you the efficiency in percentage. तो किसी भी हीट इंजन की हम एफिशिएंसी निकाल सकते हैं. तो ये हमारा बेसिक सिस्टम है एक हीट इंजन का. एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस हीट इंजन, जो भी हीट इंजन बनेंगे वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द हीट इंजन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कार्नोट इंजन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लेंगे. थैंक यू फॉर टुडे.